तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एम्ब्रियो। तो इसमें हम सबसे पहले एक टर्म लेके आए हैं जिसका नाम है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, इस पूरे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनी के बारे में, तो ये डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में अलग अलग स्टेजेस शो करते हैं। पर जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, यानी जो अर्ली स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। और हम बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियो है उसका प्लॉइडी लेवल क्या है, डिप्लॉइड। तो किस तरीके से ये एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉइड लेवल पे है आगे जाके बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है जाइगोट से, इस पूरे प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडन्स यानी डाइकॉट प्लांट्स में। तो यहाँ पे एक जाइगोट सेल दिखाई गई है आपको जो कि डिप्लॉइड नेचर की है 2n। ये जो जाइगोट सेल है ये डिवाइड होती है 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्ट्रक्चर फिर वापस डिवाइड होता है और बनाता है 4 सेल स्ट्रक्चर, और फाइनली इससे बन जाता है हमारी ऑक्टेंट स्टेज। फिर यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं किस तरीके से जाइगोट सेल डिवाइड हुआ है और यहाँ पे 2 सेल स्टेज डेवलप किया है। जो ऊपर वाली सेल है उसे हम बोलते हैं एपिकल सेल या टर्मिनल, और जो नीचे वाली है वो है हमारी बेसल सेल। फिर बेसल सेल्स फर्दर डिवाइड होती है और बहुत सारी सेल्स में डेवलप होती है जिन्हें हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो जो 2 सेल स्टेज थी उसमें जो बेसल सेल थी वो आगे जाके डेवलप हुई सस्पेंसर सेल्स में। सस्पेंसर सेल्स ने फिर फर्दर डिवीजन शो किए और ये 6 to 8 स्टेज डेवलप करी जिसे हमने बोला प्रो एम्ब्रियो। और फिर फाइनली आगे जाके ये एक ग्लोबुलर स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो की। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियो के। तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप एम्ब्रियो है, फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुआ हार्ट शेप में, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है टॉर्पेडो शेप में, और एट लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर एम्ब्रियो में। तो किस तरीके से प्रो एम्ब्रियो पहले ग्लोबुलर में आया, ग्लोबुलर से फिर उसने ट्रायंगुलर शेप शो किया, उसके बाद हार्ट शेप, टॉर्पेडो शेप, और एट लास्ट उसने मैच्योर एम्ब्रियो वाला शेप डेवलप कर लिया। तो इसमें अगर हम बात करें, जो ऊपर वाली ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं प्लेम्यूल, जो आगे जाके शूट सिस्टम डेवलप करेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है रेडिकल, जो नीचे से फिर रूट सिस्टम को डेवलप करेंगे। और ये जो 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये है कॉटिलिडन्स। इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉटिलिडन्स, यानी जो मोनोकॉट प्लांट्स है उसमें एम्ब्रियोजेनी कैसे हो रही है। तो इसमें भी हमारे पास जाइगोट था जो कि डिप्लॉइड नेचर का था। इसमें डिविजन्स हुए और उससे बना बेसल सेल और टर्मिनल सेल। तो इन बेसल और टर्मिनल सेल्स के आगे फिर हम बात करते हैं जो टर्मिनल सेल है वो डिवाइड करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टर्मिनल सेल आपको दिख रही है ये डिवाइड होती जाती है और फाइनली ये डेवलप करती है ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो की। और फिर ये ग्लोबुलर स्टेज आगे जाके मैच्योर हो जाती है और बनाती है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। इसके बाद हम बात करें अगर मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो के बारे में, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो है हमारा स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम एक तरीके से कॉटिलिडन होता है जो कि मोनोकॉट्स में स्क्यूटेलम के नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर उसके बाद अलग से एक साइड में स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोप्टाइल ऐसा ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर के स्ट्रक्चर को यानी शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं एपीप्लास्ट। एपीप्लास्ट एक तरीके से दूसरे कॉटिलिडन को रिप्रेजेंट करता है जो मोनोकॉट्स में डेवलप नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो मोनोकॉट्स है उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है जिसे हम स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। तो जो दूसरा कॉटिलिडन डेवलप नहीं हो पाया है उसे हमने यहाँ पे बोला है एपीब्लास्ट। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिकल की जो आगे रूट डेवलप करेगी। रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाले हैं हमारे पास कोलियोराइजा, जो एक अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग है उसे हमने बोला कोलियोराइजा। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है रूट कैप जो आगे जाके रूट को प्रोटेक्ट करेगी। उसी के साथ साथ अगर हम कंपेयर करें डाइकॉट्स के एम्ब्रियो को, तो यहाँ पर डाइकॉट का एम्ब्रियो दिखाया गया है जिसमें हमें यहाँ पर दिखाया है प्लेम्यूल जो आगे जाके शूट एपेक्स में डेवलप होगा। हमें फिर यहाँ पे दिखाया गया है हाइपोकोटाइल, एक ऐसा रीजन जो आगे जाके टर्मिनेट होगा रूट में,
यानी जो रेडिकल वाला पार्ट है जो आगे रूट में डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं 2 कॉटिलिडन्स, और जैसा कि हमें पता है कि जो डाइकॉट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है 2 कॉटिलिडन। और एट लास्ट यहाँ पे दिखाई गई है रूट कैप, जो कि इस रेडिकल से रूट डेवलप होगी उसे एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करेगी। तो क्लास, अगर हम इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें एक टेबल की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई गई है जिसमें हम डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स के बारे में, तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि डाइकॉट जो है उनके अंदर कितने कॉटिलिडन होंगे। उनके अंदर होते हैं 2 कॉटिलिडन्स। और जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर कितने कॉटिलिडन होंगे, उनके अंदर होता है 1 कॉटिलिडन। उसके बाद स्क्यूटेलम की बात करें, जैसे अभी हमने सीखा है कि जो डाइकॉट्स हैं उनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, यानी स्क्यूटेलम इज एब्सेंट इन डाइकॉट्स। पर मोनोकॉट्स में हमने बात की थी जो स्क्यूटेलम है वो सिंगल यानी 1 प्रेजेंट था, और इसी स्क्यूटेलम को हम कॉटिलिडन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको एक तरफ दिखाया गया है डाइकॉट सीड और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है मोनोकॉट सीड। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दिखाई गई है आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के हिसाब से हमने बहुत सारी लेबलिंग को स्टडी किया है पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो डाइकॉट्स, यहाँ पर हम बोल रहे हैं सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट्स। अगर हम आगे डिफरेंस की बात करें तो आगे हमारा सबसे पहला डिफरेंस एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेसिस पर है। डाइकॉट्स में हम बोल रहे हैं एवरीथिंग बिटवीन प्लिम्यूल एंड रेडिकल। तो जो डाइकॉट्स है उसमें सब चीजें प्लिम्यूल और रेडिकल के बीच में प्रेजेंट है। मोनोकॉट्स में एवरीथिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन प्लिम्यूल एंड रेडिकल। तो यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस इस तरीके से है कि बाकी सारी चीजें प्लिम्यूल और रेडिकल के बीच में ही प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में हम बोल रहे हैं डाइकॉट्स के अंदर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का कॉटिलिडन्स के ऊपर। दूसरा, यहाँ पे मोनोकॉट्स में हमने बात की पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल। तो हम बोल रहे हैं ऐसा पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का स्क्यूटेलम के ऊपर, तो जो स्क्यूटेलम के ऊपर जो अटैचमेंट लेवल है उसे हमने मोनोकॉट्स में बोला एपिकोटाइल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है प्लिम्यूल के बारे में। डाइकॉट्स में हम बोल रहे हैं एपिकोटाइल टर्मिनेट्स टू प्लिम्यूल और शूट टिप गिव राइज टू स्टेम। तो जो डाइकॉट्स है उसके अंदर जो एपिकोटाइल है वो आगे जाके टर्मिनेट या एंड हो रहा है प्लिम्यूल या शूट टिप में, और ये स्टेम बनाने में मदद कर रहा है। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स टू प्लिम्यूल और शूट टिप जैसे कि डाइकॉट्स में देखा था, और सेम वैसे ही यहाँ पर भी ये स्टेम बनाने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हाइपोकोटाइल के बारे में। तो जो डाइकॉट्स का हाइपोकोटाइल है इट इज अ सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन। तो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन, याद कीजिए हमने इमेज में देखा था, जो कि कॉटिलिडन्स के नीचे प्रेजेंट था। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रेडिकल के ऊपर। जो डाइकॉट्स है उसमें द हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल, रेडिकल गिव्स राइज टू रूट। तो जो हाइपोकोटाइल डाइकॉट्स में था वो आगे जाके टर्मिनेट या एंड हो रहा है रेडिकल में, और रेडिकल आगे जाके रूट बनाने में मदद कर रही है। मोनोकॉट्स के अंदर हम बोल रहे हैं द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इज रेडिकल और रेडिकल गिव्स राइज टू रूट। क्योंकि मोनोकॉट्स में हाइपोकोटाइल जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था तो सीधा सा जो रेडिकल है वो आगे जाके रूट बनाने में मदद करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलियोराइजा। डाइकॉट्स में जो कोलियोराइजा है जैसा हमने देखा था एब्सेंट था। मोनोकॉट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं रेडिकल एंड रूट कैप आर प्रेजेंट इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। इट कवर्स द रूट टिप। तो जो रेडिकल और रूट कैप है वो प्रेजेंट है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ या कवरिंग में, जिसे हम कोलियोराइजा बोलते हैं, और ये रूट टिप को कवर करने में हमारी मदद करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल की हम बात करें तो डाइकॉट्स में एब्सेंट है। मोनोकॉट्स के अंदर ये एक प्रोटेक्टिव शीथ का काम करती है जो कवर करती है शूट एपेक्स को और सम फोलियर लीव्स। तो एक प्रोटेक्टिव शीथ है जो किस तरीके से शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद अब यहाँ पर देख पा रहे हैं डाइकोटिलिडनस सीड शोइंग एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल।
तो यहाँ पे एक डाइकॉट सीड दिखाई गई है जिसमें ये ऊपर जो लीफी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो लीफ लाइक पार्ट आपको दिख रहा है, ये है हमारा एपिकोटाइल। और इसके नीचे जो यहाँ से एक ब्रांच आपको निकलती हुई नजर आ रही है, लीफ के नीचे से जो ये डंडी निकल रही है, इसे हमने बोला है हाइपोकोटाइल। और ये वाला जो पार्ट है हाइपोकोटाइल के नीचे, ये आगे जाके डेवलप हो जाएगा रेडिकल, और रेडिकल फिर आगे जाके बनाएगी रूट। और ये आपको 2 कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं क्योंकि एक ये डाइकॉट सीड है। और पूरा अरेंजमेंट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ये तीनों मिलके बनाते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मोनोकॉटिलेडनस सीड शोइंग एपिकोटाइल एंड कॉलियोप्टाइल। तो यहाँ पर मोनोकॉट की सीड दिखाई गई है जिसमें एपिकोटाइल और कॉलियोप्टाइल हम देखेंगे। सबसे पहला ऊपर है कॉलियोप्टाइल, जैसा हमने सीखा एक प्रोटेक्टिव शीथ जो कि शूट एपेक्स को बचाएगी। और उसके बाद नीचे दिखाया गया है एपिकोटाइल रीजन, उसके नीचे हमें दिख रहा है रेडिकल। और अल्टीमेटली हमने बोला एपिकोटाइल और रेडिकल मिलके बनाते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस मोनोकॉट्स की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर हम बोलते हैं होता है स्क्यूटेलम या सिंगल कॉटिलिडन। तो क्लास, क्या आप रेडी हैं अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? चलिए यहाँ पर एक चैलेंज हम फेस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है द सीक्वेंशियल स्टेजेस इन एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स इज ऑप्शन ए ग्लोब्यूलर, प्रो एम्ब्रियो, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो। ऑप्शन बी जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो। ऑप्शन सी हार्ट शेप, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर, जाइगोट, मैच्योर एम्ब्रियो। ऑप्शन डी जाइगोट, ग्लोब्यूलर, प्रो एम्ब्रियो, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो। तो बच्चों, आपको इन चारों ऑप्शन में से एक सही सीक्वेंशियल स्टेजेस सेलेक्ट करनी है जो कि डाइकॉट्स के अंदर एम्ब्रियोजेनी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही है। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अपना आंसर अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, हमारा आंसर है बी, यानी जो सीक्वेंशियल स्टेजेस हैं एम्ब्रियोजेनी की डाइकॉट्स के अंदर, उसमें सबसे पहले बनता है जाइगोट। जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है प्रो एम्ब्रियो में, प्रो एम्ब्रियो फिर शो करता है ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज और एट लास्ट मैच्योर एम्ब्रियो। तो क्लास, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल, जैसा हमने पहले सीखा है, ट्रिप्लॉइड होती है यानी 3n। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो जैसा हमने सीखा था, जो मेल गेमीट है ये फ्यूज हो रहे थे पोलर न्यूक्लियाई से। मेल गेमीट हमारा यहाँ पर हैप्लॉइड था और जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो डिप्लॉइड थे। तो 2n + n मिलके बना रहे थे ट्रिप्लॉइड प्लॉइडी लेवल यानी 3n। तो जो मेल गेमीट वो फ्यूज हुए पोलर न्यूक्लियाई के साथ और इससे सबसे पहले बना था PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का था। फिर PEN आगे जाके डेवलप होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ऐसे न्यूक्लियर डिवीजन, ऐसा न्यूक्लियस का डिवीजन जिसमें कोई सेल वॉल नहीं बन रही है, उसे हमने बोला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एट लास्ट फिर हम बात करते हैं सेल वॉल बनने लग गई थी और उसे हमने बोला सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म को समझने के लिए हम यहाँ पर कोकोनट का एग्जाम्पल देखेंगे। कोकोनट यानी नारियल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कोकोनट का वाइट वाला पार्ट है, जो हम बहुत शौक से खाते हैं और पसंद भी करते हैं, ये वाइट वाला पार्ट होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें कोई सेल वॉल नहीं बनी है। उसके बाद जो वाइट वाले पार्ट को सराउंड कर रहा है, ये जो ब्राउन वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, हम इसमें बात करते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म की। तो सराउंडिंग द वाइट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो क्लास, क्या आप रेडी हैं अब एक चैलेंज के लिए? चलिए इस चैलेंज को हम कॉन्सेप्ट टेस्ट के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इज A 3n, B 2n, C n, D both A and C। तो बच्चों, आपको इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल को पहचानना है। हम यहाँ पर वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अपना आंसर अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, हमारा आंसर है A यानी 3n।
जैसा हमने सीखा था कि जो मेल गेमीट है वो फ्यूज होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फिर आगे जाके वो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n होता है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर आगे जाके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लास इसके बाद हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सीड। अगर हम बात करें सीड्स के बारे में तो जो सीड होती है वो दो तरीके की होती है, एक है हमारी एल्ब्यूमिनस सीड्स और दूसरी होती है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिनस सीड्स की तो ऐसी सीड जिसमें हम बात कर रहे हैं जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट रहता है मेच्योर सीड के अंदर, यानी एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, अभी भी उसमें रखा हुआ है या बचा हुआ है। कौन कौन से प्लांट्स हैं? इनमें हम बात करते हैं कोकोनट, कैस्टर, मेस, बार्ले। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमें एल्ब्यूमिनस सीड मिलती है जिसके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट होता है मेच्योर सीड के अंदर। अगर हम बात करें नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स की तो ऐसी सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जा रहा है। तो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप और ग्रो कर रहा है तो उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो फूड चाहिए, वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके मिल जाता है। और इसमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। तो इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर में, तो वो हम यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स दैट इज सेपल एंड पेटल। तो हमने पेटल और सेपल को देखा था, तो ये हमारे सेकेंडरी एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाते हैं, यानी दे फॉल ऑफ। फिर दूसरा जो इंटेग्यूमेंट्स थी जो हमें ओव्यूल में दिख रही थी, तो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स आगे जाके हार्ड हो जाती है और ये बनाती है सीड की कवरिंग या सीड कोट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इन सम सीड्स रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस परसिस्ट। तो कुछ सीड्स के अंदर जो न्यूसेलस हैं उसके थोड़े बहुत पार्ट्स वहाँ पे रह जाते हैं या बच जाते हैं। तो ये आगे जाके जो परसिस्टेंट न्यूसेलस है इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म और ये हमें मिलता है ब्लैक पेपर एंड बीट में। इसके बाद जो ओवरी है वो डेवलप हो जाती है आगे फ्रूट में, जो हमारा ओव्यूल है वो डेवलप हो जा रहा है सीड में और एट लास्ट जो ओवरी की वॉल है वो आगे जाके फ्रूट वॉल के नाम से जानी जाती है या उसमें कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें सीड के स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहले हम मोनोकॉट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मोनोकॉट की एक सीड दिखाई गई है जिसमें हम बोल रहे हैं जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है हमारी पेरिकार्प या फ्रूट वॉल भी हम उसे बोल सकते हैं। दूसरा उसके बाद हमारा है एंडोस्पर्म जो यहाँ पे परसिस्टेंट हमें दिख रहा है। उसके बाद स्क्यूटेलम जो सिंगल कॉटिलिडन होता है जैसा हमने पहले स्टडी किया है। स्क्यूटेलम के बाद हमें दिख रहा है प्लेम्यूल, प्लेम्यूल के नीचे मिल रहा है रेडिकल और एट लास्ट हम बात कर रहे हैं एक अनडिफरेंशिएटेड शीट जिसे हमने कोलियोराइजा बोला था। वहीं अगर हम बात करें डाइकॉट के सीड स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पे आपको डाइकोटिलिडनस सीड दिखाई गई है जिसमें हम बात कर रहे हैं ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के बाहर की तरफ जो लीफी स्ट्रक्चर है वो है एपिकोटाइल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सीड कोट या कवरिंग की और एट लास्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है रेडिकल जो आगे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लास अगर हम इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को एक वीडियो के थ्रू समझे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स हैं, जो सेपल्स हैं, ये सारे फॉल ऑफ यानी शेड हो जाते हैं और जो ओवरी है वो ओवरी आगे जाके डेवलप हो जाती है हमारे फ्रूट के अंदर और अल्टीमेटली फिर हम बात करते हैं जो अंदर ओव्यूल है वो डेवलप होता है सीड में। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो बेबी प्लांट की तरह एक्ट करता है। इसके बाद फिर हमने बोला कि जो सीड हमें मिला उसे हमने सॉइल में डाला यानी उस बीज को बोया और उससे एक नया सीडलिंग, एक छोटा पौधा ग्रो कर गया, उससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडीशन की जब सीड्स के अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम है। सो व्हेन वाटर कंटेंट इन द सीड्स बिकम लो तो उससे अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं जो सीड है उसकी मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाएगी, यानी जितनी केमिकल रिएक्शंस और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होने चाहिए सीड के अंदर ताकि वो एक सीडलिंग छोटा पौधा बना सके वो भी स्लो हो जाएंगे। और इससे अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियो है वो एक स्टेट में एंटर कर जाता है, वो स्टेट है इनएक्टिविटी वाली
और ये उस स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कंडीशंस वापस फेवरेबल ना हो जाए, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। यानी सीड डॉर्मेंसी एक ऐसी स्टेट है इनएक्टिविटी की, एम्ब्रियो की, जब हमारे पास वाटर कंटेंट बहुत कम है और इससे अल्टीमेटली जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बहुत कम हो गई है। तो हम बात करें सीड डॉर्मेंसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी है अप्रोप्रिएट टेम्परेचर की, मॉइस्चर की और ऑक्सीजन की, तो इससे अल्टीमेटली जो सीड डॉर्मेंसी है वो दूर हो जाएगी और जो सीड है वो जर्मिनेट होके एक नया सीडलिंग यानी प्लांट आगे जाके डेवलप कर देगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स के बारे में। तो जो फ्रूट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट्स और दूसरे होते हैं ट्रू फ्रूट्स। अगर हम बात करें फॉल्स फ्रूट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पार्ट्स अदर देन द ओवरी, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट डेवलपमेंट। यानी ऐसे पार्ट्स जो कि हम बात कर रहे हैं फ्रूट डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं ओवरी के अलावा। तो जो कैलिक्स है, जो कोरोला है या जो थैलेमस है वो आगे जाके डेवलप हो जाएंगे, तो उनको हमने बोला फॉल्स फ्रूट्स। इनके एग्जाम्पल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो बच्चों जो हम एप्पल और स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं वो एक्चुअल में फॉल्स फ्रूट्स हैं। अगर हम बात करें ट्रू फ्रूट्स के बारे में, ओवरी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट डेवलपमेंट। तो ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट है जिसमें जो ओवरी है वो फ्रूट डेवलपमेंट कर रही है। एग्जाम्पल मैंगो। तो इसके बाद अगर हम बात करें फॉल्स फ्रूट के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एप्पल को देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने सीखा है जो एप्पल है वो एक फॉल्स फ्रूट है, जिसमें हम बोल रहे हैं ये जो फ्लैशी पार्ट हम खाते हैं एज अ एप्पल, ये होता है थैलेमस। तो यहाँ पर जो थैलेमस है वो आगे जाके डेवलप हो गया है एप्पल को बनाने में। उसके बाद ये अंदर आप देख पा रहे हैं सीड है, और यहाँ पर दिखाया गया है एंडोकार्प, जो कि कवरिंग है सीड के बाहर की तरफ से। एंडोकार्प के बाहर आपको दिखाई गई है एक और कवरिंग जिसे हम बोल रहे हैं मीजोकार्प, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट, जिसमें हम देख पा रहे हैं ये भी एक थैलेमस से ही डेवलप हुआ है, तो इसलिए हमने इसे फॉल्स फ्रूट में इंक्लूड किया है। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक कंडीशन की, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ऐसा ओव्यूल जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया यानी नो फर्टिलाइजेशन अकर्ड, तो उससे भी फ्रूट्स डेवलप होते हैं, और जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं वो होते हैं सीडलेस यानी बिना सीड वाले, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है इसमें जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, फिर भी वो आगे जाके फ्रूट में डेवलप हो गया है जो कि सीडलेस फ्रूट्स हैं। और पार्थेनोकार्पी हमें देखने को मिलती है बनाना प्लांट के अंदर। तो जो बनाना है वो एज ए सीडलेस फ्रूट है क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पार्थेनोकार्पी है, इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम प्लांट हॉर्मोन्स। तो कुछ ऐसे प्लांट हॉर्मोन्स की मदद से भी हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस या डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड्स फॉर एंजियोस्पर्म्स। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं सीड्स के एंजियोस्पर्म के अंदर। सबसे पहला, सीड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड पेरेंटल केयर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें जो सीड है वो एज ए नरिशमेंट का काम करती है और पेरेंटल केयर भी प्रोवाइड करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द रिजर्व फूड मटेरियल हेल्प्स टू टाइड ओवर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह ये काम कर रही है, ये हमारे हार्श और ख़राब एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्लांट को, जो एम्ब्रियो है जो एज अ बेबी प्लांट ग्रो करेगा, उसमें बचा रही है। यंग सीडलिंग्स को नरिश किया जाता है तब तक जब तक वो फोटोसिंथेसिस करने लायक ना हो जाए। सीड कोट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जो सीड के ऊपर सीड कोट है वो एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे प्रोटेक्ट करता है बहुत हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से। हमारा लास्ट पॉइंट है, द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस हेल्प्स टू अवॉइड कॉम्पिटिशन बिटवीन द सेम स्पीशीज, thus प्रिवेंटिंग देयर एक्सटिंक्शन। तो जो सीड्स का डिस्पर्सल है इतना दूर जगहों पर, ये अल्टीमेटली हमें मदद करता है कंपटीशन को अवॉइड करने में सेम स्पीशीज के बीच में, और इसी तरीके से उनके एक्सटिंक्शन से भी बचाता है।
तो क्लास, क्या आप रेडी हैं अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? चलिए यहाँ पर एक चैलेंज हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन? ऑप्शन ए, ओनली थैलेमस एंड एंड्रोशियम। ऑप्शन बी, ओनली थैलेमस एंड सेपल्स। ऑप्शन सी, थैलेमस, ओवरी, कैलिक्स एंड कोरोला। एंड ऑप्शन डी, ओनली थैलेमस एंड ओवरी। तो बच्चों, आपको इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करता है। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अपना आंसर अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, हमारा आंसर है सी, यानी थैलेमस, ओवरी, कैलिक्स, कोरोला। तो जैसा कि हमने सीखा कि 2 तरीके के फ्रूट होते हैं, फॉल्स एंड ट्रू फ्रूट्स। इसमें जो फॉल्स फ्रूट्स हैं उनमें एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो मदद करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो थैलेमस है, कैलिक्स है, कोरोला है, ये भी ओवरी के अलावा फ्रूट बनाने में मदद करते हैं। और जो ट्रू फ्रूट है उसमें सिर्फ ओवरी ही पार्टिसिपेट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। इसके बाद हम सीखेंगे हमारे 4th सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक। अगर हम बात करें सबसे पहले एपोमिक्सिस के बारे में, तो हमने बोला कि जो मेगास्पोर मदर सेल है यानी एमएमसी है, उसमें हम बोल रहे हैं कि कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, कोई मियोसिस नहीं हुआ, तो उससे अल्टीमेटली फिर भी एग डेवलप हुआ। तो हमने बोला एग से आगे जाके डेवलप हुआ एम्ब्रियो। तो ऐसे प्रोसेस को हमने बोला एपोमिक्सिस, जिसमें किस तरीके से बिना रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस के एग डेवलप हुआ और एग से फिर आगे जाके एम्ब्रियो भी डेवलप हो गया। हम बात करें कुछ फैमिलीज की जो ये एपोमिक्सिस शो करती है, जैसे कि है एस्टेरेसी फैमिली यानी सनफ्लावर फैमिली, उसके बाद ग्रास फैमिली, मैंगो, और हम बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स यानी ऑरेंजेस। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या फ्रूट्स हैं जो ये एपोमिक्सिस शो करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ न्यूसेलर सेल्स के बारे में। तो न्यूसेलर सेल्स डिवाइड होती है और प्रोट्रूड हो जाती है एम्ब्रियो सैक में। तो न्यूसेलर सेल्स दे डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, और इससे अल्टीमेटली फिर आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप होता है। और इस प्रोसेस को हमने बोला पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली यानी मैनी, एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियो। तो अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं ऐसी स्पीशीज जहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी हो रही है, दे हैव मोर देन 1 एम्ब्रियो विद इन दी ओव्यूल। तो जो ओव्यूल है उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हुआ है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो न्यूसेलर सेल्स हैं वो डिवाइड कर गई थी और डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड कर गई थी, यानी अंदर चली गई थी। तो क्लास, क्या आप रेडी हैं अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? चलिए यहाँ पर एक चैलेंज हम फेस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेल्स कॉन्ट्रीब्यूट इन पॉलीएम्ब्रियोनी? ऑप्शन ए, न्यूसेलस। ऑप्शन बी, थैलेमस। ऑप्शन सी, एग सेल। एंड ऑप्शन डी, ओवरी। तो बच्चों, आपको इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सी सेल्स पॉलीएम्ब्रियोनी करने में मदद करती है। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अपना आंसर अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, हमारा आंसर है ए, यानी न्यूसेलस। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो न्यूसेलस की सेल्स हैं वो ग्रो करके प्रोट्रूड कर जा रही थी एम्ब्रियो सैक में, और इसी वजह से जो ओव्यूल था उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बन रहे थे।